बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरमान टीवी की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शोबे सहाफ़त पर और साथ ही साथ जर्नलिस्ट हज़रात की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर बात करेंगे। और आज हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे शोबे सहाफ़त की इम्पोर्टेंस क्या है, सहाफ़ी हज़रात के लिए क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए और बहुत कुछ। सो टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद मिस्टर अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अनवर साहब, बताइए कि इस प्रेस क्लब इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल क्या है? आप शोबा सहाफ़त के हवाले से पूछ रही हैं, इसके फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में पूछ रही है। ओवरऑल आप क्या समझते हैं, अभी क्या कंडीशन है? वैसे तो प्रेस क्लब में हमारे 3000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और हमने स्क्रूटनी की थी तो अब 2750 मेंबर्स थे जिस पे हमने इंतखाब लड़ा और अल्लाह ताला ने हमें जर्नलिस्ट पैनल को बड़ी कामयाबी दी। हमने क्लीन स्वीप किया और इस बरस हमारी ये ख्वाहिश है, हमने कोशिश की है कि जो अपने मेम्बरान हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए जितना इक़दाम कर सकें वो करें। और ये भी हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इस बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखें, क्योंकि आपने देखा ये कंटेनर्स पर मुश्तमिल प्रेस क्लब है। हम चाहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक बिल्डिंग हो, क्योंकि इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब आपका फेस है, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, विजिट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ इस पर एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाई जाए। बाकी हमने गुज़श्ता बरस इसकी एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद आपने देखा होगा वो बनाई और एक इसकी जो जगह थी उसको इन्हेंस किया। अब हम इस साल कहते हैं कि जो मीडिया पर क्राइसिस है और जो इदारों से जबरी बदतरफियाँ हैं, तनख्वाहों की अदम अदायगी है, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को एड्रेस करना तो वैसे यूनियंस का काम होता है, लेकिन चूँकि गैर मामूली हालात हैं तो इसमें प्रेस क्लब अपना किरदार अदा कर रहा है। हम जहाँ पर तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही उनके मालकान से, उनके यहाँ पे जो ब्यूरो चीफ्स हैं, एडिटर्स हैं, उनसे भी रब्ता करते हैं। दूसरी बड़ी बात अहम जो ये है कि तनख्वाहों की जो अदम अदायगी है उसके हवाले से हमें बहुत मसाइल का सामना है। हमने इस मामले को हुकूमत से भी टेकअप किया हुआ है, हमने मालकान से भी टेकअप किया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से 9 से 10 माह हो गए कई इदारों में सैलरीज नहीं दी जाती, जो बड़ा लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आपका हमारा जर्नलिस्ट का जो काम है वो ज़हनी काम होता है और 24 आवर हमारी जॉब होती है, तो उसमें अगर आपको सैलरी नहीं दी जाती तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर उसका करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन मसाइल के हल के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे, क्योंकि कोई भी इदारा, कोई भी शख्स कानून से बलातर नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर मालकान जो है वो सैलरीज नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मालकान ने हर मुश्किल वक्त में मीडिया के जो वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको अपने लिए इस्तेमाल किया। और हम चाहते हैं कि अब हुकूमत इस इंडस्ट्री को टेक ओवर करे, इसका ख्याल रखे और इसको सनत का दर्जा दे, और अगर बेल आउट पैकेज दे सकते हैं यकीनन देना चाहिए, वो भी दिया जाए। ताकि जो सोच तो बहुत अच्छी है आपकी। अभी आपने कहा कि हर इदारे में कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं। आप क्या समझते हैं कि प्रेस क्लब इस्लामाबाद की क्या खूबियां रही और खामियां क्या क्या हैं? जी, इसकी खूबियाँ ये रहीं कि यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, उनको उनकी वेलफेयर के लिए हमने इक़दाम किए, और जो हमारे दोस्त माली मुश्किलात का शिकार हैं हमने उनको फाइनेंशियल हेल्प की, और जो जर्नलिस्ट बेरोज़गार हैं हमने कोशिश की कि उनको कोई रोज़गार फराहम किया जाए, जो बहुत बुनियादी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अगर आप आती हैं और रेगुलर विज़िट करें तो आपको दिखाएं, यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक हमारा कैफेटेरिया है। यहाँ तकरीबन 1000 जो जर्नलिस्ट हैं वो उनकी फैमिलीज यहाँ पर दोपहर में और रात में खाना खाते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे कैफेटेरिया है। और जो नहीं हम कर सके वो ये था कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो जर्नलिस्ट हैं उनकी वो नहीं कर सके, उनके लिए हमें वर्कशॉप और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स रखनी चाहिए थी, वो नहीं रख सके जो ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेंबर्स हैं वो अच्छे इंसान भी हों। और एक इतना अच्छा शोबा है हमारा और इसमें इतनी हमें बेटरमेंट की ज़रूरत है, और आपको पता है मरते दम तक इंसान सीखता है। तो हम चाहते हैं हम चूँकि शऊर बेदार करते हैं अपनी आवाम में और लोग हमसे बड़ी तवक्कुआत रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मेम्बरान हैं उन लोगों की जो तवक्कुआत है वो उन पर पूरा उतरे। उसके लिए जो खामियां रही हैं कि ये स्किल्स बिल्डअप करना, ये एम्पावरमेंट करना आप चाहते हैं, लेकिन ये अभी तक पॉसिबल क्यों नहीं हो पाई? जी, जो गुज़श्ता बरस था बदकिस्मती से तो वो स्प्लिट मैंडेट था, सदर किसी और ग्रुप से थे, बाकी ग्रुप हमारा था, तो उसमें बड़ी मुश्किलात आई, काम की में बड़ी हर्डल्स आई, हमें काम नहीं करने दिया गया और जगह जगह पे हमारी राह में रोड़े अटकाए गए। उस वजह से भी हम गुज़श्ता बरस बड़ा मुश्किल से गुजरा। फिर हम गुज़श्ता बरस आप अंदाज़ा लगाइए कि 60 लाख रुपए मखरूज है प्रेस क्लब, वो इस वजह से हुआ चूँकि काम नहीं करने दिया गया। हम ये इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि हमारी तरफ से भी खामियां हुई होंगी, हमने भी, ज़ाहिर है जब आप सियासी ओपोनेंट के साथ जाते हैं तो फिर आप उसको आगे तो नहीं चलने देते। उन्होंने भी हमारा रास्ता रोका, हमने भी रोका, उसका नुकसान मेम्बरान को हुआ। मैं इसका बरमला इज़हार करता हूँ कि इस गलतियों से हमने सीखा। अब हमारे प्रेसिडेंट शकील अंजुम साहब
जो बड़े लेजेंड हैं और बड़ा काम करने का तजर्बा है, और वो सुबह 8 बजे आते हैं और रात तक यहाँ पर रहते हैं। हम खुद भी यही चाहते हैं, मैं यंग हूँ, मैं भी इसी तरह मेहनत करता हूँ, और हमारी ख्वाहिश है कि हम प्रेस क्लब को फैमिली क्लब बनाएं, कि आप लोग आएँ, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो आएँ, यहाँ पर आएँ, आके देखें और वो ख्वाहिश जाहिर करें, हमारे जो मेम्बरान हैं उनके बच्चे ख्वाहिश जाहिर करें। बिल्कुल, ये कम्युनिटी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट हमें बनाने की इस वक्त ज़रूरत भी है। अच्छा, एज वी नो के ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो साफ़ी हजरात के काम बासानी देखे जा सकते हैं, बट सोशल मीडिया आजकल बड़ा पावरफुल हुआ है, उसमें आप क्या समझते हैं कि एक जर्नलिस्ट जो है वो कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है, ये कर रहा है, उस पर कैसे काम कर रहा है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो हालात हैं उसने मजबूर किया कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो सोशल मीडिया की तरफ माइल हुए। सोशल मीडिया की जो आवाज़ है वाइबल है, बहुत देखी जाती है, सुनी जाती है। लोग, अब आम आदमी को देखिए कि अगर उसने कोई फुटेज बड़ी दूर दराज से, जैसे आप जीबी से हैं, तो वो जीबी से अपनी एक फुटेज अपलोड करते हैं और साथ अपना कैप्शन भी देते हैं, फिर कुछ अल्फाज भी लिख देते हैं। वो आप देखिए कि विद इन सेकेंड्स पूरी दुनिया में, मैं कहता हूँ कि वायरल हो जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इशू है वो हाईलाइट होता है। अब आपको वो मोहताजी नहीं रही। आप अगर इसके साथ साथ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एतराफ़ करना चाहिए और इसका ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें जर्नलिस्ट नहीं है ना, तो फिर भी आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं और आपको एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ऐसी चीज़ों से जो मुल्क के नुकसान में हो, जो आपकी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करें, उनसे आपको इज्तनाब करना चाहिए। जो सोसाइटी में इस्लाह का बायस बने और जो आपके बिगाड़ को बेहतर करें, इन चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। अब हुकूमत ने, एक सहाफ़ी जो है वो कैसे आप समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां सोशल मीडिया क्या एक सहाफ़ी को इस्तेमाल करना आया है, वो उसकी अहमियत को जान पाया अभी तक? क्या समझते हैं, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार इस तरह से नहीं दी गई। अभी 2 रोज़ पहले हमने RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो हमारी तंजीम है, उन्होंने यहाँ पे एक सोशल मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया। बहुत अच्छी वर्कशॉप थी, बहुत सारे लोगों ने सीखा, फिर सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को समझते हैं। जब भी कोई इर्तिकाई मामला आता है तो उसमें सीखने का मरहला अभी आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो जैसे आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ लोगों ने जिम्मेदारी का एहसास भी किया। मैं कहता हूँ कि इसमें हुकूमत का बड़ा अहम रोल होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करे और इसकी जज़ा सज़ा का तयन भी होना चाहिए। जैसे पैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो देखते हैं और PID जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो अखबारात को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ सोशल मीडिया के हवाले से हुकूमत को एक अथॉरिटी कायम करनी चाहिए जो जज़ा और सज़ा का एक तयन करेगी। इससे फिर होगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा और आपको जब पता होगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपके वेबसाइट है, अगर आपने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो गवर्नमेंट उसको ना सिर्फ बंद करेगी बल्कि आपको पनिश करेगी और आपको आपको जुर्माना भी आयद करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर सोशल मीडिया को भी वो भी एक इंडस्ट्री का दर्जा इख्तियार करेगी और लोग उसकी तरफ जाएंगे। इससे ये डिफरेंस पता चल सकेगा कि मीडिया पर्सन कौन है, कॉमन पर्सन कौन है। बिकॉज एक आप अगर कोई न्यूज़ चला देते, एक मैं चला देती हूँ, हम दोनों में से पता नहीं चलता मीडिया पर्सन कौन है, जिम्मेदार शख्स कौन है। बेलगाम घोड़ा है वैसे तो नाम दिया गया सोशल मीडिया को। देखिए, जब आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे वो तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके साथ होती है। अच्छा, जो व्यूअर्स होते हैं, जो सुनने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले होते हैं, वो जज कर जाते हैं कि ये खबर में कितनी सदाकत है। अब लोग बड़े बाशऊर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता है कि ट्विटर पे तमाम ऑफिशियल्स ट्विटर पे हैं, तो पता चल जाता है कि खबर सच्ची है झूठी है। और ये भी पता चल जाता है कि किसी जर्नलिस्ट के, देखिए ना, जर्नलिस्ट जो नॉन जर्नलिस्ट हैं वो तो अपने सोशल मीडिया पर बहुत देर से आए हुए हैं, और जो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है और वो इस तरह की कोई चीज़ अपलोड करते हैं उसके बारे में पता चल जाता है। तो मैं लेकिन आप समझते हैं नजर रखनी चाहिए, हर चीज़ को कंट्रोल बैलेंस रखना चाहिए हर चीज़। देखिए, अगर नहीं रखेंगे तो बिगाड़ पैदा होगा। मैं कहता हूँ जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आपने लाइसेंस दिए हुए, इस तरह आप इसको भी रेगुलेट करने के लिए आपके लिए लाइसेंस देते, उसकी फी बड़ी मायने से रखें। अब जो तो आपके जो पैरामीटर्स हैं गवर्नमेंट के और एथिकल्स चीज़ों को देखा हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर जज कर रहा हो खुद से तो ठीक है। अदरवाइज फिर वो जो अथॉरिटी होगी वो आपका जो लाइसेंस होगा सोशल मीडिया का, मैं कहता हूँ उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि अब पता है सबको कि हम जो मर्जी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं। अब FIA अगर आपको बुला ले तो फिर आज़ादी इज़हार राय का मसला बन जाता है। तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना होगा और ख़ुद से ये सारी चीज़ें देखनी होगी। उसकी वजह यह है कि आप माशरे में अच्छाई का बायस बने, ना कि माशरे को एक बिगाड़ की सूरत में आप सामने हैं, आपका किरदार हो। देखिए, मिनहसुल कौम हमें ये करना पड़ेगा। और अभी परफॉर्मेंस की बात आई है तो आप क्या समझते हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस कितने % एक्यूरेट होती है?
या हो रही है आजकल? देखिए, जर्नलिस्ट जो है ना, उनको बड़ा मसाइल होते हैं। आप सबसे पहले तो अगर किसी अखबार में तो आप ऐसी कोई खबर देंगे तो सबसे पहले आपको एडिटर पूछेगा आपकी नौकरी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टिकर चला तो जनाब मुतलका इदारे ने आपके ब्यूरो चीफ को फ़ोन किया, आपके डायरेक्टर न्यूज़ को फ़ोन किया, आप उन्हें बताया, उन्होंने कहा जी इसकी आप दें, इसकी कोई एविडेंस दें, नहीं दे सकते तो फिर आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस है ना। सोशल मीडिया पे आपकी जो मर्जी, मेरी जो मर्जी, हम इसे अपलोड करेंगे, वहाँ पे जज़ा और सज़ा का नहीं अभी कॉन्सेप्ट, इस वजह से जो जिसका दिल करता है वो वहाँ पे लिख देता है। इल्ज़ाम एक लगाया जाता है सहाफ़ी हजरात पे कि ये जो गवर्नमेंट के साथ मिली होती है, हर बड़े माफिया के साथ ये मिली होती है, तभी ये चीज़ें एक्सपोज नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर इस्लामाबाद की बात करूँ या रावलपिंडी साइड की बात करूँ, काफ़ी ऐसे अदारे हैं जहाँ पर बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, लेकिन कोई एक्सपोज करने वाला नहीं है, ना एक्सपोज होता हुआ हमें दिखाई देता है। क्या वजूहत हैं? देखिए, माफिया तो हर जगह पर मौजूद है, और एक्सपोज करने की जहाँ तक बात है तो वो उनके हाथ ही इतने लंबे होते हैं, वो मीडिया मालकान तक पहुँच जाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो वो उनके भी वज़रा जो होते हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं, वो इतने बासर होते हैं, वो पैसों के ज़रिए, अपनी सिफारिश के ज़रिए या मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए ख़ुद को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, डेफिनेटली होती हैं। अब आम आदमी जो है, अगर उसके साथ इस्लामाबाद कचहरी में या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से कोई ज़्यादती की जाती है, तो वो सबसे फ़ौरन क्या करता है, उसी गेट के सामने खड़ा होता है, अपनी वीडियो अपलोड करता है और बताता है कि मेरे साथ फलां जगह पे ये ज़्यादती की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप माफिया को नहीं करते, हमने भी बहुत सारी चीज़ें जो है हाईलाइट की हैं, करते भी हैं, क्योंकि जब आप लेकिन आपने कहा नुकसान हमें भी होता है, इसका मतलब ना सहाफ़त आज़ाद ना सहाफ़ी आज़ाद। देखिए, अब जो आज़ादी की बात आप कर रही हैं ना, वो हम इसका रोना बड़े अरसे से रोते आ रहे हैं। हम कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय हर शख्स का बुनियादी हक है। आईने पाकिस्तान को आपको ये हक देता है, और आपसे ये हक कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन जब आप मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, आप मुख्तलिफ जो मफादात होते हैं उनको देख रहे होते हैं, फिर आप पर बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, आप पर बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं चूँकि पब्लिक टीवी में सीनियर पोजीशन पे हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इदारे की पॉलिसी है, मैं अपने पॉलिसी को देखना होता है। फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि क्या इससे मेरे, अब तो देखना जो जर्नलिज्म था ना, अब वो कमर्शलिज्म की सूरत इख्तियार करेगा। इसकी वजह से भी अब वो जर्नलिज्म नहीं रहा जो माजी में हुआ करता था, बदकिस्मती से। इसीलिए आप देखें ना कि अब जब किसी मालिक का दिल चाहता है, वो किसी वर्कर को उठाता है और अपने इदारे से बाहर फेंक देता है। और तो इस सूरत-ए-हाल में व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट? हमें इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हुकूमत का साथ दरकार है, क्योंकि जब तक आपको गवर्नमेंट ना ऑन करती तो उस वक्त तक आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। हाँ, अब तक जो हम बचे हुए हैं वो PFUJ, RAUJ, नेशनल प्रेस क्लब अपना किरदार अदा करता जा रहा है, तंजीमें अपना किरदार अदा करती जा रही हैं, इस वजह से चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो बचते आ रहे हैं। लेकिन जब तक हुकूमत कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी, कानून साजी नहीं करेगी, उस वक्त तक ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। इस तरह फिर ऐसी खींचातानी होगी, मेरी कभी किसी ने बात सुन ली, कभी किसी ने ना सुनी। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर एक लॉ बने, इसको लेजिस्लेट किया जाए, और सहाफ़त का जो शुबा है इसको सनद का दर्जा दिया जाए, हुकूमत इसको कंट्रोल करे। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कंट्रोल की आड़ में बिल्कुल आप सहाफ़त का और आज़ादी इज़हार राय का गले दबा दें, ऐसा भी मुमकिन नहीं। क्योंकि ये माफिया करप्शन की बात मैंने इसलिए आपको की कि मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी मिसाल है नाज़रीन। एज यू ऑल नो के आई बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान में PTI की जो टिकट होल्डर्स हैं, यहाँ पर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब उनसे 75,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, लिए गए हैं। तो फिर ये इसकी खबर जो है आवाम को क्यों नहीं? प्रेस क्लब में तो यहाँ पर भी जो है गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से यहाँ पर मेंबर्स मौजूद हैं, तो ये खबर आवाम तक क्यों नहीं पहुँच पाते? देखिए, अभी जो आपने बात की, आपने जो आवाम के लिए बात की ना, और दूसरी बात यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान की एक बड़ी मेजॉरिटी यहाँ पर मौजूद है। अभी आपने इस बात की निशानदेही की, इससे पहले कभी किसी ने इस बात की निशानदेही की, शायद इस वजह से। मैं यही जानना चाहती हूँ, ये निशानदेही क्यों नहीं? इस वजह से नहीं ना की क्योंकि आप स्टेक होल्डर नहीं है। मुमकिन है जिन्होंने नहीं की, उनके कोई अजीज हो, उनके रिश्तेदार हो, वो टिकट लेना चाहते हो और वो समझते हो कि हम 75,000 पे करके हम हक नुमाइंदगी अदा कर सकते हैं, या हम टिकट लेके। देखना, हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है, उसे अपने उस इंटरेस्ट को वॉच करना होता है। तो मुमकिन है हर लोग बंदे का अपना इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट को वॉच करने में वो इस खबर को ब्रेक ना करा। लेकिन आप नहीं समझते इससे हम आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं कि सहाफ़त आज़ाद नहीं है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो मफादात है ना, वो हमारी आज़ादी की राह में भी रुकावट होते हैं। आपने ये बात की, आपको आज़ादी थी, देखिए मैंने आपको रोका नहीं है, मैंने भी आपने ये बात की, मैंने आपकी बात को कहा कि बिल्कुल। और अगर इसके शवाहिद है तो मैं कहता हूँ आपको ये बात, मैं आपको देखिए ना कैमरे के सामने ये बात कर रहा हूँ कि आप मुझे कोई एविडेंस है मुझे दीजिए।
मैं उसको नेशनल टीवी पे लेके आता हूँ। ठीक है, हम चीज़ों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेके आते हैं। मैंने इतनी स्टोरीज ब्रेक की हैं, लेकिन उसके साथ एविडेंस हुआ करते थे। यस, आई हैव प्रूफ, और इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको प्रूफ भी देंगे, बिकॉज हर पार्टी जो है पूरे पाकिस्तान की 4 सूबों की बात करूँ तो अगर फी चार्ज भी करती है तो 10,000, 20,000, मैक्सिमम 30,000, ये 75,000 वाली कहानी तो जो है नाज़रीन यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में देखी गई है। एंड अगर आपको चाहिए तो फिर इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू। ओके, लास्ट में फिर डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज? जी बिल्कुल, मेरा नौजवानों से यही मैसेज है कि अपने मुल्क को संवारने के लिए आपको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। आपको ये सोच समझ कर वोट देना चाहिए कि जो आपकी नुमाइंदगी करेगा क्या वो आपका हक अदा करेगा या नहीं, क्योंकि जब तक हम हर शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ, मुझे अपना हिसाब भी खुद करना है और मुझे रिस्पॉन्सिबल भी खुद होना है। तो हर शख्स को अपने मुल्क को संवारने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह इस बरस आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। हमारी बड़ी ख्वाहिश है, सबसे बढ़कर ये कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हम क्रिएट करेंगे, और जो तनख्वाहों की अदम अदायगी और जो जबरी बददखलियाँ हैं उनको इंशाल्लाह बंद करवाएंगे, और बाकी अपने इस क्लब को फैमिली क्लब बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन, यहाँ पर अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने ओवरऑल जर्नलिज्म के हवाले से बहुत अच्छी बातें की, बहुत ठोस बातें की। अगर हम उनके ऊपर सोचें तो हमें उसके बैक पे बहुत ज़्यादा जो है मवाद मिलेगा सोचने के लिए, समझने के लिए और नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह।